इस पार्ट की शुरुआत होती है और तांजीरो देखता है कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। ये वही लड़का होता है जिसने तांजीरो के साथ फाइनल सिलेक्शन टेस्ट दिया था और ये लड़का उसमें पास था, पर ये वहाँ पर काफी घबरा रहा था। इस लड़के को एक स्पैरो मिली थी। जैसे तांजीरो को कासुगा क्रो मिला था, वैसे ही इसे एक स्पैरो मिली थी। वो स्पैरो तांजीरो से आकर मदद मांगने लगती है। इधर ये लड़का जिसका नाम जेनित्सु होता है, वो उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। तांजीरो जाकर उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो मिडल रोड पर उस लड़की को क्यों छेड़ रहा है। तांजीरो तो जेनित्सु को नहीं पहचान पाता, पर जेनित्सु तांजीरो को पहचान लेता है और वो तांजीरो से कहता भी है कि उन दोनों ने फाइनल सिलेक्शन टेस्ट साथ में ही दिया था। तांजीरो उस लड़की से माफी मांगता है और कहता है कि आप अपने घर चले जाओ। तभी जेनित्सु कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये लड़की मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो जेनित्सु में चांटा लगाने शुरू कर देती है। तांजीरो उस लड़की को शांत करता है। वो लड़की जेनित्सु पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम रोड की साइड उदास बैठे थे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि क्या हुआ। ये सुनकर जेनित्सु कहता है, तुम्हें मेरी चिंता है, तुम जरूर मुझे पसंद करती हो, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर उस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। और ये कहकर वो वहाँ से चली आती है। जेनित्सु इस सब का इंजाम तांजीरो पर रख देता है और ये सुनकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है। वो जेनित्सु की तरफ बहुत बुरी नजरों से देखने लगता है। बेचारा जेनित्सु तांजीरो के ऐसे गुस्से को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेनित्सु बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो मरने से पहले शादी करना चाहता है और वो जानता है कि ये डीमन स्लेयर का काम बहुत ही खतरनाक होता है। तांजीरो जेनित्सु को अपना नाम बताता है और जेनित्सु भी उसको अपना नाम बताता है और कहता है कि तांजीरो मेरी मदद करो। तांजीरो जेनित्सु से पूछता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुमने ये काम क्यों चुना? तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं देनी चाहिए। जेनित्सु अपना रीजन बताता है कि आखिर वो क्यों डीमन स्लेयर में आया। जेनित्सु बताता है कि उसे एक लड़की ने ठग लिया था, जिसकी वजह से उस पर बहुत सारा कर्ज हो गया। उसे उतारने के लिए उसने ये डीमन स्लेयर की नौकरी चुनी, पर इस नौकरी में तो जान का बहुत ही खतरा है। जेनित्सु अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। उसने सोचा था कि वो फाइनल सिलेक्शन टेस्ट में मर जाएगा, पर वो लकीली उसे पास कर लेता है। पर जेनित्सु को अब भरोसा था कि अगर वो ऐसे ही ये नौकरी करता रहा तो किसी दिन वो मर जाएगा, इसलिए वो चाहता था कि वो मरने से पहले कम से कम शादी कर ले। तांजीरो भी जेनित्सु की हालत को समझता है और उसे समझाने लगता है। फिर वो उसे एक राइस बॉल देकर उसके साथ चलने के लिए कहता है। जेनित्सु की स्पैरो ने तांजीरो को सब बता दिया था कि जेनित्सु किस तरह का लड़का है और वो कोई अच्छी बात नहीं थी। उसकी स्पैरो ने बताया था कि जेनित्सु हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है और लड़कियों के पीछे भागता है। जेनित्सु ये जानकर तांजीरो पक्षियों से बात कर सकता है, वो काफी शौक होता है। तभी कासुगा क्रो आकर उन्हें बताता है कि उनका अगला मिशन आ चुका है और फिर वो उन दोनों को उस जगह पर जाने के लिए कहता है। ये दोनों एक घर के यहाँ पहुँचते हैं जिसके अंदर से बहुत खतरनाक स्मेल आ रही थी और जेनित्सु को अंदर से बहुत ही अजीब आवाज सुनाई पड़ रही थी। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस तरीके से तांजीरो के पास सूंघने की क्षमता है, वैसे ही जेनित्सु के पास सुनने की क्षमता है। तांजीरो को वहाँ पर दो बच्चे दिखाई देते हैं। वो उन दोनों के पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर वो बच्चे काफी शौक में होते हैं। तांजीरो उन दोनों को संभालता है और फिर उनसे पूछता है कि तुम इस घर के सामने क्या कर रहे हो, क्या ये घर तुम्हारा है? वो लड़का बताता है कि ये घर एक मॉन्स्टर का है। हमारे बड़े भाई को किसी मॉन्स्टर ने खींच लिया था और वो मॉन्स्टर हमारे बड़े भाई को इसी घर में लाया है। तांजीरो कहता है कि तुम दोनों तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुमने उस मॉन्स्टर को फॉलो किया। तभी वो बंदा रोते हुए कहता है कि हम अपने भाई के खून को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हैं। तांजीरो समझ जाता है कि जरूर इसके भाई को चोट लगी होगी। वो उन दोनों को भरोसा दिलाता है कि वो उस मॉन्स्टर को मार देगा और उसके भाई को बचा कर लाएगा। ये सुनकर उन दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। तभी जेनित्सु तांजीरो से कहता है कि तांजीरो की अंदर से बहुत बुरी आवाजें आ रही हैं, क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं पड़ रही? तभी इन दोनों को ड्रम्स की आवाज आती है और अगले ही पल एक लड़का उस घर से बाहर निकलता है जो कि काफी जख्मी था। तांजीरो उस लड़के के पास जाता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये लड़का मरने ही वाला था, पर ऐसे खुशी थी कि ये उस घर से बाहर आ गया। तभी तांजीरो और जेनित्सु को फिर से ड्रम की आवाज आती है। वो दोनों भाई बहन बताते हैं कि ये उनका भाई नहीं है, उसने येलो कलर के कपड़े पहने हैं। तांजीरो जेनित्सु को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जेनित्सु की तो ऑलरेडी फट चुकी होती है। तांजीरो भी समझ जाता है कि जेनित्सु बहुत डरपोक है, वो उसके साथ नहीं आएगा, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर जेनित्सु की और बुरी तरीके से फट जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। तांजीरो नेजुको वाला बॉक्स उन दोनों भाई बहन को देकर चला जाता है और उनसे कहता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से मत जाना और इस बॉक्स की रक्षा करना। इसके बाद जेनित्सु और तांजीरो घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जेनित्सु तांजीरो से कह रहा होता है कि तांजीरो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी तांजीरो जेनित्सु को बताता है कि पिछली लड़ाई में उसके रिब्स, लेग्स, आर्म्स फ्रैक्चर हो गए थे जो कि अभी तक हील नहीं हुए। ये सुनकर जेनित्सु तो बेहोशी हो जाता है। वो कहता है कि मैं 99% तो मर ही चुका हूँ, बस अब 1% बाकी है। जेनित्सु यहाँ पर काफी शोर करने लगता है। तांजीरो उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी तांजीरो की नजर उन दोनों भाई बहन पे जाती है जो कि घर के अंदर आ गए थे। तांजीरो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए? मैंने तो तुम्हें उस बॉक्स के पास रहने के लिए कहा
रहा था। वो दोनों भाई बहन बताते हैं कि वो बॉक्स हिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तांजीरो कहता है कि तुम्हें उस बॉक्स को वहाँ पर छोड़कर नहीं आना था। उस बॉक्स के अंदर एक ऐसी चीज है जो मेरी जान से भी कीमती है। तभी इन लोगों को ड्रम्स की आवाज आने लगती है और जैसे ही ड्रम्स की आवाज आती है ये चारों अलग हो जाते हैं। तांजीरो के साथ छोटी बच्ची आ जाती है और ज़ेनित्सु के साथ इसका बड़ा भाई। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि ये आखिर रूम चेंज कैसे हो गया और वो अब कहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले तांजीरो उस लड़की को शांत करता है और कहता है कि ज़ेनित्सु तुम्हारे भाई को बचा लेगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है जो कि रुको होता है। तभी वहाँ पर कोई डीमन आ जाता है। ये वही डीमन होता है जिसके शरीर पर ड्रम्स लगे थे और इन्हीं ड्रम्स की आवाज तांजीरो और ज़ेनित्सु ने घर के बाहर सुनी थी। तांजीरो इस डीमन को देखकर ही समझ जाता है कि ये डीमन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसने आज तक जितने भी डीमंस फेस करे हैं उनमें से सबसे ताकतवर यही है। इधर ज़ेनित्सु की तो बहुत बुरी तरीके से फट गई थी क्योंकि वो तांजीरो से सेपरेट हो गया था। वैसे तो ज़ेनित्सु को इस लड़के को लीड करना चाहिए पर उल्टा ये लड़का ज़ेनित्सु को पकड़कर इसे बाहर ले जा रहा था। ये लड़का ज़ेनित्सु की बेइज्जती कर देता है कि तुम किस तरीके के स्वॉर्डमैन हो, तुम्हारी तो हमेशा फटती रहती है और तुम मुझे क्या ही बचाओगे। ज़ेनित्सु कहता है कि हम दोनों अभी बच्चे हैं, हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, हमें किसी बड़े को बुला के लाना चाहिए। और ज़ेनित्सु उस गेट को खोलता है जिससे ये अंदर आए थे और उस गेट को खोलते ही उनके सामने एक और कमरा आ जाता है। ज़ेनित्सु को यकीन था कि यहीं से बाहर जाने का रास्ता था बट अब वो गेट कहाँ है उसे समझ में नहीं आता। फिर ज़ेनित्सु एक और गेट खोलता है जिसके अंदर वो देखता है कि एक बंदा है जिसने बोर का मास्क पहना हुआ है। ज़ेनित्सु उस बंदे को देखकर डर जाता है। वो बंदा बड़ी स्पीड में यहाँ से निकल जाता है। इस बोर मास्क वाले बंदे का नाम इनोस्के है। इधर तांजीरो उस लड़की को शांत करता है और कहता है कि तुम पीछे जाकर छुप जाओ, मैं इस डीमन को मारता हूँ। ये डीमन काफी गुस्से में होता है और कहता है कि तुम लोगों में क्या कोई संस्कार नहीं है, दूसरे के घर में आने से पहले उससे परमिशन मांगते हैं, बट तुम लोग बिना पूछे मेरे घर में आते जा रहे हो। तांजीरो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मेरा नाम तांजीरो कोमाडो है और मैं डीमन हंटर्स में लेवल 10 पे हूँ। नहीं बता तो ऐसे रहा है कि ये बहुत बड़े लेवल पर है और ये कहकर तांजीरो उस डीमन पर हमला कर देता है। यहाँ पर ये डीमन एक बच्चे के बारे में बात करता है जिसका की ब्लड रेयर है और ये कहकर वो अपने ड्रम को बजाता है और जैसे ही वो ये करता है पूरे रूम की पोजीशन चेंज हो जाती है। जहाँ पर पहले छत थी वहाँ पर जमीन आ जाती है और जहाँ पर जमीन थी वहाँ पर छत आ जाती है, यानी पूरे कमरे का नक्शा चेंज हो जाता है। तांजीरो समझ जाता है कि यही इस डीमन की ताकत है। तभी यहाँ पर इनोस्के आ जाता है। तांजीरो देखता है कि इनोस्के के पास भी निचरन ब्लेड्स हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये इनोस्के भी एक डीमन स्लेयर है। पर इनोस्के की ब्लेड कुछ अलग ही डिजाइन की थी। इनोस्के आते ही उस डीमन पर हमला कर देता है और वो डीमन फिर से ड्रम्स को बजाकर इस रूम की पोजीशन चेंज कर देता है, जिससे ये तीनों लोग उलट पुलट गिरने लगते हैं। इनोस्के तांजीरो का सहारा लेकर उस डीमन पर फिर से हमला करता है बट वो डीमन फिर से पूरी रूम को चेंज कर देता है और इस बार इनोस्के उस छोटी बच्ची पर लात रख देता है। ये देखकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है। वो इनोस्के के पैर को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। इनोस्के तांजीरो की स्ट्रेंथ को देखकर काफी इंप्रेस होता है और उस पर हमला करने लगता है। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि ये आखिर उस पर हमला क्यों कर रहा है। वो उसे समझाता है कि वो भी एक डीमन हंटर है तो वो उस पर हमला ना करे, पर इनोस्के को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो तांजीरो पर हमला करता रहता है। डीमन को इन दोनों की बातों से गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रम को बजाकर इन दोनों पर स्लाइस से हमला करता है। तांजीरो देखता है कि कमरे में एक बहुत बड़े क्लॉ का निशान है, जिससे वो समझ जाता है कि ये डीमन रूम को चेंज करने के साथ इन पर क्लॉज से भी हमला कर सकता है। धीरे धीरे तांजीरो इसकी ड्रम की राइम को समझने लगता है और ये भी समझ में लगता है कि ये कौन से ड्रम को बजाकर कौन सी साइड को चेंज करता है। वो डीमन इन पर अपने क्लॉज से हमला करने ही वाला था कि तभी इस रूम की पोजीशन चेंज हो जाती है। तांजीरो ने देखा था कि उस डीमन की पीठ पर एक घाव का निशान था और तांजीरो ने ये भी नोटिस किया था कि उस डीमन के ड्रम बजाने से पहले ही इनका रूम चेंज हो गया। तांजीरो को यहाँ पर और भी डीमंस की स्मेल आ रही थी और साथ में एक और स्मेल आ रही थी जो कि उसने पहली बार सूंघी थी। तांजीरो कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक इंसान मरा पड़ा है, पर वो इस लड़की का भाई नहीं था क्योंकि इसके भाई ने येलो कलर के कपड़े पहने थे और इस मरे हुए इंसान के कपड़े अलग थे। तांजीरो को नई स्मेल और जोर से आने लगती है। वो एक कमरे को खोलता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसके हाथ में उसी डीमन का ड्रम था। इधर ज़ेनित्सु और ये लड़का बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी ये लड़का ज़ेनित्सु को बुलाता है जिससे ज़ेनित्सु की फट जाती है। ज़ेनित्सु कहता है अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो सिग्नल दो, ना कि मेरा नाम लो। अगर तुम ऐसे ही नाम लेते रहे तो मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगा। ये दोनों यहाँ पर बहुत शोर करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लिजार्ड जैसा डीमन आ जाता है। डीमन को देखते ही ज़ेनित्सु की बहुत बुरी तरीके से फट जाती है। ज़ेनित्सु और ये लड़का दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर ये डीमन भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी टंग से इन पर हमला करता है जो कि काफी तेज और शार्प थी। ज़ेनित्सु कहता है कि हम दोनों टेस्टी नहीं हैं, हमें मत खाओ। एक जगह पर जाकर ये दोनों गिर जाते हैं। ज़ेनित्सु उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पर वो लड़का ज़ेनित्सु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर ज़ेनित्सु को रोना आने लगता है कि वो इतना कमजोर क्यों है, वो किसी को बचा भी नहीं सकता। तभी यहाँ पर वो डीमन भी आ जाता है और उस डीमन को देखकर ज़ेनित्सु बेहोश हो जाता है। वो लड़का ज़ेनित्सु को जगाने की
की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं था। तभी वो डीमन इन दोनों पर अपनी जीप से हमला कर देता है और अगले ही पल उस डीमन की जीप कट जाती है। डीमन और उस लड़के को समझ में ही नहीं आता कि ये आखिर किसने किया। तभी वो लड़का देखता है कि ज़ेनित्सु खड़ा हो गया है पर उसकी आंख अभी भी बंद है। डीमन और ये लड़का दोनों ही शॉक में होते हैं। तभी ज़ेनित्सु थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप फ्लैश का इस्तेमाल करता है और एक ही सेकंड में उस डीमन की गर्दन काट देता है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसे तांजीरो वाटर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है, वैसे ज़ेनित्सु थंडर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उस डीमन का सिर जमीन पर गिरता है, ज़ेनित्सु की आंख खुल जाती है और वो ये देखकर कि ये डीमन मर चुका है, वो काफी शौक में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि इस डीमन को किसने मारा। तभी उसकी नजर उस लड़के पर जाती है। ज़ेनित्सु को लगता है कि शायद इस लड़के ने ही उस डीमन को मारा है और वो उसे थैंक यू कहने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। इस लड़के का नाम वैसे सोइची है। सोइची को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या। ज़ेनित्सु कुछ देर पहले तो इतना डरपोक था और एकदम से उसने इस डीमन को कैसे मार दिया और अब ये फिर से डरपोक कैसे बन गया। पर सोइची इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और ज़ेनित्सु से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ज़ेनित्सु को जब ज्यादा डर लगता है तो वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी में उसका एक ऐसा सेल्फ जागता है जो कि किसी से नहीं डरता और बहुत ताकतवर है। इसको तुम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी मान सकते हो। बस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंसान जागते हुए पर्सनैलिटी स्विच करता है और ज़ेनित्सु सोते हुए। इधर इनोस्के का सामना एक मोटे डीमन से होता है जिसको कि वो कुछ ही सेकंड में बड़ी आसानी से हरा देता है और इनोस्के की ब्रीथिंग फॉर्म का नाम बीस्ट ब्रीथिंग है। इनोस्के उस डीमन को मारने के बाद आगे बढ़ने लगता है। इधर हमें उसी ड्रम डीमन को दिखाया जाता है जो कि रेयर ब्लड वाले इंसान को खाने की बात कर रहा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो रेयर ब्लड वाले इंसान होते हैं उन्हें खाकर डीमन को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। अगर कोई डीमन एक रेयर ब्लड वाले इंसान को खा ले तो वो 100 इंसानों के खाने के बराबर होता है। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये ड्रम डीमन फॉर्मर 12 डीमंस में से है और जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि 12 डीमंस मुजान के सबसे ताकतवर डीमंस में से होते हैं। इसके बाद हमें इस ड्रम डीमन की पास्ट स्टोरी बताई जाती है। ये ड्रम डीमन पहले 12 डीमंस में से एक था पर धीरे धीरे इसकी जो इंसानों को खाने की क्षमता थी वो खत्म होती गई जिसके कारण इसकी पावर भी कम होती गई। और जैसे ही मुजान को पता चला कि ये डीमन अब और इंसानों को नहीं खा सकता तो उसने इसे 12 डीमंस में से निकाल दिया। इस ड्रम डीमन ने मुजान से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा ना करे पर मुजान ने कहा कि तुम अब इंसानों को नहीं खा सकते, ये तुम्हारी लिमिट है, तो तुम्हें 12 डीमंस में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। उस दिन के बाद इस डीमन ने ठान लिया कि ये और इंसानों को खाएगा और ताकतवर बनेगा जिससे इसे मुजान का ब्लड मिलेगा जो इसे और ताकत देगा और इसके लिए मुजान का ब्लड इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है। इधर ये लड़की अपने भाई को आवाज लगाती है जिसका नाम कियोशी होता है। कियोशी भी अपनी बहन को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाता है। तांजीरो आकर फिर से खुद का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर डीमंस को मारने आया हूँ। फिर वो कियोशी और उसकी बहन को संभालने लगता है। पहले वो कियोशी के घाव पर मरहम लगाता है और फिर उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कियोशी बताता है कि पिछली रात मुझे इस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था और वो मुझे खाना चाहता था बट उसके खाने से पहले ही यहाँ पर 2 और डीमन आ गए। उन तीनों डीमंस में इस बात पर लड़ाई हो गई कि मुझे कौन खाएगा और उनकी लड़ाई के बीच ही उस ड्रम डीमन का एक ड्रम टूट गया। मैंने उस ड्रम को उठाकर बजा दिया जिससे मेरा रूम उन डीमन से चेंज हो गया और तब से अब तक जैसे ही कोई मेरे गेट के सामने आता है मैं इस ड्रम को बजाकर अपना रूम चेंज कर देता हूँ। तांजीरो कहता है कि उस डीमन ने कुछ रेयर ब्लड कहा था। कियोशी बताता है कि वो डीमन मुझे इसी नाम से बुला रहा था। तभी कासुगाई क्रायो आकर उनको रेयर ब्लड के बारे में बताता है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि रेयर ब्लड वाले इंसान 100 इंसानों के बराबर होते हैं। अगर एक डीमन रेयर ब्लड को खाए और एक डीमन 50 इंसान को खाए तो उन दोनों की पावर सेम ही रहेगी और रेयर ब्लड में भी और भी रेयर इंसान होते हैं। तभी यहाँ पर वो ड्रम डीमन आने लगता है। तांजीरो कियोशी और उसकी बहन से कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ से चले जाऊँ तुम इस ड्रम को बजा देना और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक इस ड्रम को बजाते रहना और खुद के रूम की पोजीशन चेंज करते रहना। वो डीमन यहाँ पर पहुंच ही जाता है और तभी तांजीरो भी उस रूम से बाहर निकल जाता है। तांजीरो के बाहर निकलते ही कियोशी ड्रम को बजा देता है जिससे उनकी रूम की पोजीशन चेंज हो जाती है और तांजीरो और ये डीमन एक जगह पर आकर लड़ने लगते हैं। ये ड्रम डीमन बहुत तेजी से अपने ड्रम्स को बजाने लगता है जिससे पूरा रूम इधर उधर होने लगता है। अब तांजीरो को वैसे ही चोट लगी थी और ये रूम भी बहुत तेजी से घूम रहा था जिसके कारण उसे और दर्द होने लगता है। तांजीरो सोचता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो ये डीमन उसे खत्म कर देगा बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि एक तो उसका ये दर्द और ये रूम इतनी तेजी से घूम रहा था। तभी तांजीरो को उरोकोडाकी की कही बात याद आती है कि वाटर हर तरह चेंज हो सकता है। अगर उसे तुम ग्लास में रखो तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर कंटेनर में रखो तो कंटेनर का शेप ले लेगा। उसी तरह हर इंसान को वाटर की तरह होना चाहिए जो कि हर परिस्थिति में ढल जाए। तांजीरो उस बात को याद करके अच्छे तरीके से लड़ने का डिसाइड करता है। तांजीरो कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता और फिर उस डीमन से कहता है कि मेरा नाम तांजीरो कमाडो है, मैं तुम्हें हरा कर ही नहाऊंगा। ये सुनकर उस डीमन को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रम्स को बजाने की स्पीड और बढ़ा देता है। तांजीरो के लिए दिक्कत तब बढ़ जाती है जब वो डीमन अपने क्लॉज से भी हमला करने लगता
है। तांजिरो समझ जाता है कि उसे जोश जोश में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसे अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हमें इस डीमन का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक म्यूजिक आर्टिस्ट था और लोगों को इसके म्यूजिक की बिल्कुल कदर नहीं थी और जो भी इसके म्यूजिक का मजाक उड़ाता ये उसे मार देता। इसके बाद ये डीमन और तेजी में ड्रम्स को बजाने लगता है, जिससे तांजिरो के लिए मुश्किल अब और बढ़ जाती है। तांजिरो सोचता है कि अगर उसने एक भी गलती करी तो उसका मरना यहाँ पर तय है। तभी रूम की ड्रॉर में से इस डीमन के म्यूजिक पेजेस गिर जाते हैं। तांजिरो उन पेजेस पर कदम नहीं रखता। ये देखकर उस डीमन को अजीब लगता है और कुछ सेकंड के लिए वो रुक जाता है, बट अगले ही पल वो तांजिरो पर फिर से हमला करने लगता है। तांजिरो धीरे धीरे इस डीमन के ड्रम्स की राइम को समझने लगता है और जैसे ही वो इसकी राइम को कम्प्लीटली समझ जाता है, वो वाटर ब्रीथिंग की 9th स्टाइल वाटर स्प्लैश केओस से इसकी गर्दन को काट देता है। तांजिरो उसकी गर्दन को काटने से पहले उस डीमन से कहता है, तुम्हारा ब्लड डीमन आर्ट काफी इम्प्रेसिव है। तांजिरो ने इस अटैक करते समय अपनी काफी ताकत लगा दी, इसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। वो डीमन मरते हुए तांजिरो से पूछता है, क्या उसका ब्लड डीमन आर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है? तांजिरो कहता है, हाँ, बट इससे इंसानों को मारना अच्छी बात नहीं है। तांजिरो इस डीमन का ब्लड कलेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर तमायो की कैट आ जाती है, जिसके के ऊपर योशिरो ने अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल किया था। तांजिरो उस कैट के बैग में उस डीमन के ब्लड का सैंपल रख देता है और अगले ही पल वो कैट वहाँ से गायब हो जाती है। ये डीमन मरते हुए सोचता है कि आखिर किसी ने तो मेरे टैलेंट को समझा। इस बच्चे ने ना ही मेरी म्यूजिक स्क्रिप्ट्स पर पैर रखा और साथ में मेरे ब्लड डीमन आर्ट की भी तारीफ करी। यहाँ से सीधा तांजिरो कियोशी और उसकी बहन के पास जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता है, कियोशी और उसकी बहन तांजिरो पर सामान फेंकने लगते हैं। तांजिरो उनसे कहता है कि उसने डीमन को हरा दिया है, तो वो लोग अब घर से बाहर जा सकते हैं। तांजिरो सूंघ के पता कर लेता है कि इन दोनों का भाई और जेनित्सु सही सलामत है, बट उसे खून की भी स्मेल आ रही थी। तांजिरो बाहर जाकर देखता है कि इनोस्के जेनित्सु को मार रहा है, क्योंकि जेनित्सु तांजिरो के बॉक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनित्सु और ये लड़का घर के बाहर आ गए थे। तभी यहाँ पर इनोस्के भी आ जाता है, जिसको कि घर के बाहर एक डीमन की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, जो कि नेजुको की थी। इनोस्के समझ जाता है कि डिब्बे के अंदर कोई डीमन है। अब क्योंकि तांजिरो ने कहा था कि उस डिब्बे के अंदर एक ऐसी चीज है जो उसे जान से भी प्यारी है, तो जेनित्सु उस डिब्बे के सामने आ जाता है और इनोस्के से उस पर हमला करने के लिए मना करता है। इनोस्के जेनित्सु से कहता है कि उसके अंदर डीमन है, तुम ये जानते हो, फिर भी मुझे क्यों रोक रहे हो? जेनित्सु कहता है कि मैं स्टार्टिंग से जानता था कि इस बैग में डीमन है, पर तांजिरो आकर डीमन को अपने साथ क्यों लेकर चल रहा है? तांजिरो जैसा लड़का जो कि इतना जेंटल है कि मुझे रोना आ जाता है, वो एक डीमन को अपने साथ क्यों रखेगा? उसका कोई कारण होगा और वो कारण मैं खुद तांजिरो से पूछूंगा, तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर इनोस्के को गुस्सा आ जाता है और वो जेनित्सु को पीटने लगता है। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं कि तांजिरो को ये देखकर कि इनोस्के जेनित्सु को मारने वाला है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो बड़ी स्पीड में जाकर इनोस्के के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। इस मुक्के के मारे इनोस्के की काफी हड्डियां टूट जाती हैं। तांजिरो बड़े ही गुस्से में कहता है कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम अपने ही साथियों पर तलवार कैसे तान सकते हो? बट इनोस्के काफी बेशरम होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं तलवार नहीं चला सकता अपने साथियों पर, तो मैं मुक्कों से तुम्हें मारूंगा। तांजिरो कहता है, अरे भाई साहब, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। पर इनोस्के नहीं सुनता और तांजिरो पर हमला करने लगता है। जेनित्सु ये देखकर कि इनोस्के की हड्डियां टूट गई हैं, फिर भी वो इतने अच्छी तरीके से लड़ पा रहा है, तो काफी शौक होता है। तांजिरो को समझ में नहीं आता कि ये इनोस्के आखिर लड़ कैसे रहा है, क्योंकि इनोस्के के लड़ने का तरीका बिल्कुल किसी जंगली सूंगर जैसा था। वो खुद की बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से मूव कर पा रहा था। उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल थी, मतलब कुछ ज्यादा ही है। तांजिरो कहता है कि अरे ऐसे फ्लेक्स मत दिखा, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई तो डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर, कहीं दूर ले जाना पड़ेगा तेरे को। पर इनोस्के नहीं सुनता और तांजिरो पर हमला करता रहता है। तांजिरो उसे शांत करने के लिए अपना हेडबट देकर मारता है। अब आपको तो पता ही है तांजिरो का हेडबट कितना स्ट्रॉन्ग है। एक हेडबट के मारे ही इनोस्के का मास्क गिर जाता है और इनोस्के के चेहरे पर बहुत गहरा घाव आ जाता है। हम देखते हैं कि इनोस्के का चेहरा काफी खूबसूरत है, मतलब लड़कियों टाइप। तांजिरो इनोस्के से कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम काफी घायल हो, आराम कर लो। पर इनोस्के को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर हमला करो। बट तभी इनोस्के बेहोश हो जाता है और इसकी वजह थी तांजिरो का हेडबट, जो कि नोकिया कंपनी से बना है। जेनित्सु ये देखकर कि इनोस्के बेहोश हो गया और तांजिरो को कुछ नहीं हुआ, तो वो काफी शौक हो जाता है। कुछ देर बाद इनोस्के को होश आ जाता है और होश आते ही वो जेनित्सु पर टूट पड़ता है। तभी इनोस्के देखता है कि तांजिरो वगैरह मरे हुए लोगों को दफना रहे हैं। इनोस्के तांजिरो को ये सब बंद करके उससे लड़ने के लिए कहता है। तांजिरो इनोस्के से हेल्प मांगता है और कहता है कि घर के अंदर और भी लोग मरे हुए हैं, तो हमें उन सब को दफनाना होगा, तुम भी हमारी मदद करो। इनोस्के कहता है कि ये सब काम मैं नहीं करूंगा, ये सब फालतू है, जो लोग मर गए हैं उनकी किसको चिंता है। ये सुनकर सब लोगों को बुरा लगता है, पर तांजिरो को लगता है कि इनोस्के ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो घायल है और वो लोगों को नहीं उठा पाएगा। वो इनोस्के से कहता है कि तुम चिंता कर लो, हम सबको दफना देंगे, तुम्हें चोट लगी है ना, तो तुम जाओ और आराम करो। और इनोस्के ये सुनकर कि तांजिरो उसे हल्के में ले रहा है, तो वो सभी लोगों की लाशों को घर से खींचकर बाहर लाने लगता है। ये सब मिलकर सभी
सभी लोगों को दफना देते हैं और उनका एक प्रॉपर फ्यूनरल करके यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जेनित्सु सोइची को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि जेनित्सु को लग रहा था कि सोइची ने ही उस डीमन को मारा था जिसने कि इन दोनों पर हमला किया था। बट रियलिटी क्या है वो सिर्फ हमें पता है अभी। तांजीरो जेनित्सु को बेहोश कर देता है। काजुगा इकुरो कियोशी को विस्टेरिया फ्लावर देता है, क्योंकि उसका ब्लड रेयर था तो डीमंस उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर उसके पास विस्टेरिया फ्लावर रहेंगे तो डीमन उसके पास नहीं आ पाएंगे। इसके बाद कियोशी और उसके भाई अपने घर निकल जाते हैं और तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु अपनी जर्नी पर चलने लगते हैं। अब ये तीनों एक साथ सफर करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर इनोस्के बताता है कि उसने ये स्वॉर्ड एक डीमन स्लेयर से छुड़ाई थी और वो फाइनल सिलेक्शन में इसलिए आया था क्योंकि उसे डीमंस को मार के ताकतवर बनना था। इनोस्के तांजीरो से कहता है कि वो उसे भी एक दिन हरा देगा, और यहाँ पर वो तांजीरो का नाम बार बार गलत ले रहा था। इसके बाद कासुगा इकुरो इन तीनों को एक घर के यहाँ लेकर आता है और इनसे कहता है कि तुम तीनों इस घर के अंदर आराम कर सकते हो। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है जो कि इन्हें अंदर आकर आराम करने के लिए कहती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस घर का नाम विस्टेरिया क्रीस्ट है। इस घर में रहने वाली फैमिली डीमन हंटर्स का ख्याल रखती है। जब भी डीमन हंटर्स को आराम करना होता है तो वो यहाँ पर आकर आराम कर सकते हैं। इस घर के चारों ओर बहुत सारे विस्टेरिया के फ्लावर थे जिसके कारण डीमन घर के अंदर नहीं आ सकते। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये फैमिली डीमन स्लेयर्स की मदद इसलिए करती है क्योंकि इनकी जान एक डीमन से एक डीमन स्लेयर ने बचाई थी। वो बूढ़ी औरत इनको खाना देती है और सोने के लिए बिस्तर भी देती है और उनसे कहती है कि तुम लोग जब तक पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते तुम यहाँ पर रह सकते हो। वो बूढ़ी औरत डॉक्टर को भी बुलाती है जो बताता है जेनित्सु की 2 हड्डियां टूटी हैं, तांजीरो की 3 और इनोस्के की 4। ये तीनों यहाँ पर बहुत दिन तक रहते हैं। इनोस्के हर समय तांजीरो को परेशान करता रहता ताकि वो उससे लड़े, पर आपको तो पता है कि तांजीरो कैसा लड़का है। तांजीरो को इनोस्के की किसी भी हरकत पर गुस्सा नहीं आता था। एक दिन जेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि तांजीरो उस बॉक्स के अंदर डीमन क्या कर रहा है। तांजीरो जेनित्सु को बताने ही वाला था कि उसके अंदर मेरी बहन है कि तभी नेज़ुको उस बॉक्स में से बाहर आ जाती है। पहले तो जेनित्सु डर जाता है कि एक डीमन उस बॉक्स में से बाहर निकल रहा है, पर जैसे ही वो नेज़ुको को देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। तांजीरो जेनित्सु से कहता है कि ये नेज़ुको है और इसके आगे कुछ कहता कि तभी जेनित्सु उस पर हमला कर देता है। जेनित्सु तांजीरो से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहे हो और मुझसे कह रही थी कि मैं शादी ना करूं, और ये कहकर वो तांजीरो पर हमला करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।